भारत माता की भारत माता की। सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी तो 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। घर 1 घंटे दूर है तो 3 बजे निकलना था। 3 बजे निकलना था इसलिए 2 बजे उठना था क्योंकि स्नान भी करना था। तो कल शाम देर तक मीटिंग होती रही तो 12 बज गया। तो हमने कहा जब 2 बजे उठना फिर सोना क्यों। तो हमने कहा थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। तो फिर हमने 2 बजे तक काम कर लिया और सीधे ही आ गए। आज 2024 का मेरा ये 94th कार्यक्रम है। 94th डिस्ट्रिक्ट है, 94वां जिला है। आज मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ। सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूँ। और पहले मैं दिल्ली में ही रहता था, सोचता था पीआईएल कर लूंगा, सारा काम हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, पीआईएल करने से बात नहीं बनेगी, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय जैन साहब, संग्राम जी और सामने बैठे उपस्थित हमारे सारे बड़े, सबको मैं प्रणाम करता हूं, छोटों को अपना स्नेह भेंट करता हूं। बात होती है विकसित भारत की। तो विकसित भारत का मतलब क्या है? मेरा अपना जो विकसित भारत का मतलब है उसको कहते हैं राम राज्य। मेरा मानना है कि विकसित भारत ही राम राज्य है। और फिर राम राज्य का मतलब क्या है? मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, थोड़ा जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। जोर से बोलिए, थोड़ी हमारी नींद भी टूटेगी। हर व्यक्ति कुछ न कुछ करता है। कोई गौशाला चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई अलग अलग कार्य करते रहते हैं। आप लोग भी कुछ न कुछ करते होंगे अपने इस वकालत के अलावा। कुछ न कुछ जरूर करते होंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, आधे घंटे। हम कह रहे हैं कुछ नहीं करते तो वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो वो भी कार्य ही है, और क्या। कम से कम जागरूकता फैला रहे, कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। अगर ठीक से एनालिसिस करें तो मैक्सिमम जो समाज काम करता है वो धर्म की जय करता है। अधर्म का नाश फिर कौन करेगा? अधर्म का नाश करने के लिए पुलिस है, कलेक्टर है, कप्तान है, ये लोग हैं। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। एग्जाम्पल दे देता हूं, रोटी खिलाने से गाय नहीं बचेगी, गाय तस्कर को जेल में डालने से गाय बचेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अधर्म का, जोर से बोलिए, अधर्म का नाश। और हम लोग उसी के अंग हैं। एज ए एडवोकेट हम किसके पार्ट हैं? अधर्म के नाश के। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने नित्य प्रति कुछ कार्यों में अधर्म का नाश कैसे करते हैं वो करें। बहुत तरीके हैं, जागरूकता बढ़ा के कर सकते हैं, आसपास कुछ गलत हो रहा है उसको कर सकते हैं, कहीं अगर आसपास धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ कुछ आवाज करके कर सकते हैं। आपने एक प्रयास किया, वो भी एक प्रयास है। जैन साहब भी कुछ अलग प्रयास करते रहते हैं, सब लोग प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इसमें और गति की जरूरत है, मेरा मानना है। और आप लोगों से बढ़िया इस मामले में कोई योगदान नहीं कर सकता समाज को, क्योंकि यहां सारे अधिवक्ता ही हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग अधिवक्ता है। अगर प्रॉब्लम की वाइवा एनालिसिस करें, रोड एक्सीडेंट हुआ, 36 लोग मर गए। रोड एक्सीडेंट क्यों हुआ? या तो ड्राइवर अनाड़ी था या तो सड़क में गड्ढा था। ड्राइवर अनाड़ी क्यों था?
क्योंकि घर बैठे बैठे 3,000 रुपए में उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। और सड़क में गड्ढा क्यों था? क्योंकि कमीशन ज्यादा हो गया। तो हुआ कमीशन, या तो गलत ड्राइविंग लाइसेंस बना या सड़क में गड्ढा हुआ। दोनों का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार के कारण 36 लोग मर गए। भारत में हर साल भ्रष्टाचार के कारण लगभग 10 लाख हिंदू मर रहे हैं। आपको ये कैलकुलेशन कुछ आपको लग रही है ज्यादा है? या तो बलात्कार करने के बाद मार दिया जा रहा है, या बहुत सारे लोगों के ऊपर झूठा बलात्कार का आरोप लगा दिया था, वो आत्महत्या कर लेते हैं। रोड एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, मिलावटी दूध पीने से मर रहे हैं, मिलावटी नकली दवाइयां खाने से लोग मर रहे हैं, झूठे केस के कारण लोग मर रहे हैं। लगभग 10 लाख लोग मर रहे हैं। 5 लाख तो लोग सीधे रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और 5 लाख जो रोड एक्सीडेंट होता है उसकी वाई एनालिसिस करिए, रूट काज क्या है? या तो गलत लाइसेंस बना है, अनाड़ी को लाइसेंस, गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल गया, अदरवाइज सड़क में गड्ढा है। इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? पुणे में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? जैसे आपका नाम संग्राम है, राइट? इसमें कितने लोग शादीशुदा हैं? सब लोग हैं, बहुत बढ़िया। और कितने लोग जोड़े से आए हुए? जोड़े से नहीं आए, शादीशुदा है लेकिन आए नहीं। आना चाहिए, साथ में आना चाहिए। अब संग्राम जी को कोई प्रॉब्लम पता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये रूट काज है, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन संग्राम जी अपने तक लेके बैठे हुए। एक बड़ा तरीका हो सकता है सोशल मीडिया का यूज। संग्राम जी व्हाट्सएप यूज, स्मार्टफोन यूज करते ही होंगे। अब 5,000 फेसबुक फ्रेंड बना सकते हैं आप। तो आप किसी प्रॉब्लम की रूट काज और परमानेंट सोल्यूशन को अगर आप यहां पे पुणे में लिखेंगे तो कम से कम 5,000 लोग पढ़ेंगे। और फेसबुक पे फ्रेंड कैसे बनाना? मैंने फेसबुक को इसलिए नाम लिया क्योंकि भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर मात्र 5 करोड़ लोग यूज करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण हम लोग समझते हैं कि फेसबुक तो आउटडेटेड चीज है, अरे ये तो बहुत गरीब लोग यूज करते हैं, झुग्गी वाले यूज करते हैं। ऐसा दिमाग में हमारे डाल दिया गया। हम इंस्टाग्राम तो यूज करते हैं, ट्विटर तो यूज करते हैं, फेसबुक यूज ही नहीं करते। जबकि भारत की सबसे आधा भारत फेसबुक पे, 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। हमने उसी को इग्नोर कर दिया। जितने भी जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे वो ट्विटर पे तो हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हो रहे हैं, फेसबुक पे नहीं हो रहे हैं। जहां हमारा किसान बैठा हुआ यूज कर रहा है, जो हमारा मजदूर यूज करता है, जो हमारा झुग्गी झोपड़ी वाले यूज कर रहे हैं, जो हमारे लाई चना बेचने वाले यूज कर रहे हैं, जो हमारे गोलगप्पे बेचने वाले यूज कर रहे हैं, वो सब क्या यूज कर रहे हैं? फेसबुक। और उन तक सही बात पहुंच ही नहीं पा रही है। तो सारी की सारी जागरूकता कहां घूम रही है? अर्बन एरियाज में। पुणे में चल रही है जागरूकता, मुंबई में चल रही है, आपके नागपुर में चल रही है, लेकिन वो गांव में तो पहुंच ही नहीं पा रही जागरूकता। और हम इस बात से खुश है कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, खुश होना भी चाहिए, लेकिन और उसको स्मार्टली कर सकते हैं। अब जैसे इसमें संतोष खामकर, संतोष जी का है? अच्छा नहीं है, ठीक है। संग्राम जी मान लीजिए अपने सरनेम के लोगों को, जनरली हम लोगों की एक बहुत गलत आदत है, क्या करते हैं हम लोग, जब फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं तो अपने हम सरनेम वालों को बनाते हैं, अपनी जाति वालों को बना लेते हैं। पवार है तो सारे पवार को अपना फ्रेंड बनाते चले जाएंगे, पाटिल है तो पाटिल को बनाते चले जाएंगे, ऐसा करते हैं। जबकि ये पवार, पाटिल, उपाध्याय, शुक्ला, पांडे, जैन, ये सब 2000 साल में आया है, इससे पहले कुछ होता ही नहीं था। 2000 साल पहले कोई सरनेम होता ही नहीं था, ठीक है? ये कास्ट सिस्टम 2000 साल में आया, क्रिश्चियनिटी के बाद आया, उसके पहले होता ही नहीं था। और आज भी शादी विवाह में क्या पूछा जाता है? नाम और, जोर से बोलिए, नाम और, बस यही व्यवस्था थी भारत, और कोई व्यवस्था नहीं था। कास्ट हमको तोड़ता है। आजकल एक नारा चल रहा है, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और कास्ट हमको बांटता है और गोत्र हमको जोड़ता है। आपको मैं एग्जांपल करके ही दिखाता हूं।
कोई कश्यप गोत्र है क्या इधर? आप है, 3-4 लोग हैं। जो ब्राह्मण परिवार में ना हो वो कोई कश्यप है यहां बैठा हुआ? आप है। देखिए, मैंने इसलिए बताया, अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। पवार, पाटिल, पांडे, शुक्ला, ये वो, जोशी, फला फला, और गोत्र टोटल है 125। लेकिन ये बात नीचे पहुंच ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही? जिसको पता है वो अपने तक रखा हुआ है, नीचे तक आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जबकि सबको पता है कि शादी विवाह में जो हमारे हिंदू संस्कार होते हैं उसमें जाति पूछी नहीं जाती। क्या पूछा जाता है? नाम और गोत्र। नाम और गोत्र का फायदा क्या है? जो गोत्र पुणे वालों का है वही पणजी वालों का है, वही केरल वालों का है, वही कश्मीर वालों का है। तो गोत्र से हमारा क्षेत्रवाद खत्म होता है। जो मराठियों का गोत्र है वही बंगालियों का है, वही बिहारियों का है, वही गुजरातियों का है, वही तमिलियों का है। हमारा भाषावाद खत्म होता है। जो गोत्र ब्राह्मण हिंदू का है वही जैन का है, वही बौद्ध का है, वही सिख का है। हमारा पंथवाद खत्म होता है। जो ब्राह्मण का गोत्र वही क्षत्रिय का गोत्र, वही वैश्य का गोत्र, वही दलित का गोत्र। हमारा कास्टिज्म भी खत्म होता है। तो गोत्र जोड़ता है और जाति, और बटेंगे तो कटेंगे। तो करना क्या पड़ेगा? वापस बैक टू रूट। कहां आ गए हम अपने? वापस कहां में यूज करना पड़ेगा? गोत्र व्यवस्था पे। चलो हम लोग बड़े हो चुके हैं, नहीं कर सकते। छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका गोत्र लिखना शुरू कर दे। कश्यप, भारद्वाज, जो भी है, जिसका जो भी है, गर्ग है, व्यास है, जिसका जो भी गोत्र होगा सबका। कुछ लोग लगता है अच्छा मुझे अपना गोत्र नहीं पता। गोत्र नहीं पता तो किसी गुरु से कनेक्ट हो ना, वो उस गुरु का गोत्र आपका गोत्र हो गया। एक तो मेरा पहला रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग फेसबुक का उपयोग करें, और फेसबुक का उपयोग करना है तो एज ए एडवोकेट थोड़ा स्मार्टली करना है। अपने कास्ट के हिसाब से फ्रेंड नहीं बनाना, अपने नाम के हिसाब से फ्रेंड बनाना। तो नाम के हिसाब से फ्रेंड का फायदा क्या हुआ? अब अगर अपनी आप कास्ट यूज करोगे तो आपको महाराष्ट्र के फ्रेंड मिलेंगे। नाम से आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो संग्राम आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, संग्राम आपको बिहार में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, केरल में मिलेंगे। तो आप पुणे में बैठे बैठे हर राज्य के संग्राम को अपना दोस्त बना सकते हैं। जैसे आपका नाम नंदू है, संतोष है, जो भी है, आप यहीं बैठे बैठे 5,000 लोगों को जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते? और फिर अगर आप जब लिखना नाम से, इसलिए क्योंकि नाम बड़ा प्रिय होता है। जो आदमी अपने नाम वाले के देते, हमारे नाम वाले ने बोला, उसको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा है, हमारे नाम वाला ही कह रहा है। एक साइकोलॉजिकल इसका असर भी है। और स्मार्टी काम करना है तो मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी को फेसबुक चलाना नहीं पता हो, लेकिन स्मार्टफोन तो उनका भी होगा। उनके नाम से उनके 5,000 दोस्त बना दीजिए। आपकी पत्नी क्या नाम है? कीर्ति। कीर्ति। आप उनको नहीं चलाना तो कोई बात नहीं, फोन तो ले ही सकते हैं, इतना एक्सेस तो होगा ही होगा। वो मेरी मानेगी नहीं मानेगी। तो उनको थोड़ा कन्विंस करिए कि 5,000 कीर्ति को अपना फ्रेंड बना ले। तो वो 5,000 कीर्ति को बना लेंगी तो आप असम से लेके गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय में हर जगह कीर्ति मिल जाएंगी। तो क्या हुआ? एक ही घर में बैठे बैठे आपने अपनी बात जो आपको ठीक लग रही है आपने पूरे देश में फैला दिया, कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंचा दिया। 5,000 संग्राम और 5,000 कीर्ति। अभी आप 2 थे, अब कितने हो गए? 10,000। आपका कम्युनिकेशन बढ़ गया। इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इस देश के साथ जितनी बर्बादी हुई है, जितना नुकसान मुगलों ने नहीं किया था, जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया था, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है 1950 के बाद। और कानून बना बना के हुआ है, और कोई नहीं कानून के बारे में लोगों को एक्सप्लेन कर सकता जितना आप कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सारे एडवोकेट्स को फेसबुक जरूर उपयोग करना चाहिए। अपने नाम के 5,000 लोग, कास्ट नहीं, कास्ट तो 2,000 साल पहले, अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ना चाहिए। अगर हर परिवार में ऐसे लोग शुरू कर दें, पता चला पति पत्नी मिलकर 10,000 जोड़ लिया,
बच्चा भी है थोड़ा, उसको और कितना यूज करना है, मात्र 10 मिनट यूज करना, ज्यादा यूज नहीं करना, उसका एडिक्शन भी नहीं पालना। जब भी कुछ प्रॉब्लम समझ में आई, रात में समझ में आई, दिन में समझ में आई, टाइम मिला, लंच के समय टाइम मिला, उसमें जाके प्रॉब्लम लिख दिया, रूट काज लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। दूसरा जो मेरा आग्रह है, ये तो हो गया समाज के जागरण का। दूसरा, जो समस्या है उसका समाधान कहां से निकलेगा? 80% समस्याओं का समाधान संसद और विधानसभा से निकलेगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि समाज जागृत होता है तो व्यवस्था बदलती है। हम थोड़ा इसका उल्टा सोचते हैं। मेरा यह मानना है व्यवस्था बदलती, समाज अपने आप उसके पीछे पीछे चलता है। उदाहरण के लिए, भारत में 80% हिंदू हैं। हिंदुओं के लिए काम करने वाले लगभग 5,000 से ज्यादा संगठन हैं, कम से कम। भाई, संघ से जुड़े हुए 50 संगठन तो डायरेक्ट हो गए, और उनके सब संगठन जोड़ लीजिए तो 5,000 तो है ना मिनिमम। 80% हिंदू, 5,000 संगठन हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यहां घुसपैठ भी हो रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है, लफ्ज जिहाद भी हो रहा है, लैंड जिहाद भी हो रहा है, मजारे भी बन रही हैं, दरगाहें भी बन रही हैं, पक्के कब्रिस्तान भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दुबई में कितने हिंदू हैं? 15%। आरएसएस वहां है क्या? नहीं। बजरंग दल है क्या? नहीं। कोई संगठन है क्या? नहीं। एक भी संगठन नहीं वहां पे, और मात्र 15% हिंदू। कभी आपने दुबई में सुना लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, दरगाह जिहाद, पक्का कब्रिस्तान सुना क्या? नहीं। सिंगापुर में सुना आपने? नहीं। जापान में सुना आपने? नहीं। चीन में सुना क्या? नहीं। अंतर क्या है? उन्होंने हमारे भगवान राम और कृष्ण को अपना लिया, हम पूजा करते रह गए, उन्होंने उनकी नीतियां अपना लिया। भगवान श्री राम ने बोला था भय बिन होए न प्रीत, और भगवान कृष्ण ने बोला था सठे साठ्यम समाचार। आज आपका पूना, बुरा मत मानिएगा, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, ड्रग का हेडक्वार्टर बन चुका है। आपके पुणे का मुझे एक कॉलेज बताइए जहां ड्रग नहीं बिक रही है। उस ड्रग से कौन बर्बाद हो रहा है? हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है। हमारा बच्चा नशेड़ी हो जाएगा तो काय का सनातन, काय का राम, काय का कृष्ण, और नशेड़ी तो नशेड़ी। और घर में एक ही दो बच्चा है, ऐसा भी नहीं कि 10 है कि 2 नशेड़ी हो जाएगा 8 ठीक रहेंगे। बच्चा तो एक ही है या मैक्सिमम 2 है। अब अगर वो ड्रग एडिक्ट हो गया, वो अगर पॉर्न का एडिक्ट हो गया, तब तो गए। सिंगापुर में ड्रग क्यों नहीं बिकती? गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा फांसी। एक व्यक्ति ने 900 ग्राम गांजा लेके गया था, कॉलेज के पास बेच रहा था, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके जाएगा क्या? नहीं। एज ए एडवोकेट हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम कम से कम ये पता करते रहें कि कैसे कैसे हम खत्म हो रहे हैं। दंगों में हर साल मुश्किल से 5,500 लोग मारे जाते हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट से लोग 5 लाख लोग मारे जाते हैं। ड्रग के कारण लगभग 10,000 लोग मरते हैं। ऐसे और अनेक अनेक कारण हैं। उनके रूट काज को निकालना, उनको समझना, उनको समझाना। तो एक तो मेरा सभी रिक्वेस्ट है, ये केवल आप सामने नहीं, क्योंकि ये वीडियो भी बन रहा है, वीडियो ये जाएगा 3-4 करोड़ 5 करोड़ कितने लोग तक जाएगा मुझे नहीं पता। मैं आज इस पुणे की पवित्र धरती से सभी अपने अधिवक्ता साथियों, भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, फेसबुक का उपयोग करिए, 5-5 हजार लोगों को जोड़िए, महीने में एक बार अपने सांसद से जरूर मिलिए, और महीने में एक बार अपने विधायक से जरूर मिलिए। क्योंकि बाकी लोग जो मिलते हैं सांसद विधायक से, या तो वो बर्थडे का कार्ड देने के लिए मिलते हैं, या शादी का कार्ड देने के लिए मिलते हैं, या एफआईआर नहीं हो रही होती तो मिलते हैं, या ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मिलते हैं, किसी न किसी स्वार्थवश मिलते हैं, या खुश करने के लिए मिलते हैं कि भाई सांसद जी चलो फोटो दिखाओ, अपने चेहरा दिखा दो, इसलिए मिलते हैं।
वास्तव में राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए 1% भी लोग नहीं मिलते, 1% भी नहीं लोग मिलते। इतनी दल गुलामी हो चुकी है कि कहीं गलती से अगर दूसरी पार्टी वाला जीत गया फिर तो बिल्कुल नहीं मिलते, अपने वाले से भी नहीं मिलते। बुरा मत मानिएगा, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि पिछले 1 महीने में आप अपने सांसद विधायक कितनी बार मिले ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। और सारी बीमारियों की दवाई कहां बननी है? संसद और विधानसभा में। जिसको दवाई बनानी है उसको पता ही नहीं कौन सी दवाई बनानी है, और जिसको पता है कि कौन सी दवाई कारगर है वो उसको जाके बता नहीं रहा कौन सी दवाई बनानी है। मैं अभी बैठा था, जैन साहब चले गए क्या? तो जैसे परिचय हुआ कि जैन साहब बड़े पुराने अधिवक्ता हैं, यहाँ के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, तो मैंने जैन साहब से एक सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा? मैंने ऐसे ही जस्ट कहा कि जैन साहब वो आईपीसी और बीएनएस में क्या अंतर है? तो जैन साहब ने बोला कि नई बोतल में पुरानी शराब है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसमें कोई गलत नहीं बोला उन्होंने। तो मैं चुप रहा। तो हमने कहा, हमें चुप ही रहा, हमने सोच रहा था कि क्या पता कुछ और आगे बोले। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़ी ईमानदारी से खुद ही बोला कि बोला इसमें गलती सरकार की क्या है? हमारे पास 2 साल पहले ड्राफ्ट आया था, मैंने भी कौन सा सजेशन दिया था। उन्होंने खुद ही एडमिट किया कि हमारे पास भी आया था सुझाव देने के लिए, लेकिन मैंने भी नहीं कहा। और नतीजा यह हुआ कि नई बोतल में पुरानी शराब बन के आ गई। आई कि नहीं आई? सेक्शन थोड़े रटने और पड़ रहे, कंटेंट वही है और सेक्शन बदल गए तो रटने भी पड़ रहे हैं। तो समस्या बढ़ी है कि घटी है? जोर से बोलिए जरा। बढ़ी है। लेकिन उसमें हमने क्या गलती किया? कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये जो समस्या दिख रही है हमारी, सबकी समस्या है। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जजमेंट आया, देखा होगा ना अखबारों में, हमने उसको चैलेंज किया हुआ था। एक छोटी सी गलती कैसे पूरे देश को बर्बाद कर रही है उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। भारत में आर्टिकल 29, 30 में माइनॉरिटी शब्द आया हुआ है, ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। संविधान में दो बार शब्द आया माइनॉरिटी, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, बस 2 जगह लिखा हुआ। उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बन गया 1990 में, उसमें भी नहीं लिखा हुआ है हु इज माइनॉरिटी या माइनॉरिटी की डिफिनेशन क्या होगी। माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बन गया, नहीं लिखा हुआ है माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी बोर्ड चल रहा है, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल चल रहा है, केंद्र सरकार की हजारों करोड़ की योजनाएं माइनॉरिटी के नाम पे चल रही हैं, राज्य सरकारों की हजारों करोड़ की माइनॉरिटी की योजनाएं चल रही हैं। किसके किसके पैसे से चल रही? जरा जोर से बोलिए। अरे जोर से बोलिए। हमारे पैसे से, आपके पैसे से। और माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। ना हाई कोर्ट को पता माइनॉरिटी कौन है, ना सुप्रीम कोर्ट को पता माइनॉरिटी कौन है, ना राष्ट्रपति को पता माइनॉरिटी कौन है, किसी को नहीं पता माइनॉरिटी कौन है। तो मैंने पीआईएल फाइल किया 2017 में। हमने कहा इतना सब चल रहा है, पहले ये तो बता दो माइनॉरिटी है कौन। टीएमए पाई केस 2002 में आया, 11 जजों की बेंच का फैसला, उसमें भी उन्होंने माइनॉरिटी की चर्चा किया, लेकिन डर के मारे माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। मैं शब्द यूज कर रहा हूं डर के मारे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं पिछले 20 वर्षों से माइनॉरिटी को डिफाइन करते ऐसे लगता है लोग हाथ जल रहे हैं। सब कुछ माइनॉरिटी के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे ये, माइनॉरिटी के नाम पे वो, पता नहीं माइनॉरिटी के नाम पे कोचिंग, माइनॉरिटी बोर्ड, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल, दुनिया भर का माइनॉरिटी। और कौन है माइनॉरिटी किसी को नहीं पता। माइनॉरिटी कहीं डिफाइन ही नहीं है। और जानते हैं ये जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, ये कन्वर्जन अफेयर मिनिस्ट्री है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का काम कर रही है।
और इसको आपसे बढ़िया कोई नहीं समझेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, इन चीजों को अपने फेसबुक पे लिखिए। झुग्गी में रहने वाले सारे गरीब होते हैं। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है। झुग्गी नंबर 2, 3 जो मुस्लिम क्रिश्चियन, उनको हजार रुपए वजीफा मिल रहा है। झुग्गी नंबर 1 में जो हिंदू है उतना ही गरीब वो भी है, वो भी कबाड़ का काम करता है या वो भी कूड़ा उठाता है, उसको वजीफा 1,000 रुपए नहीं मिलता। अपने पिता से बच्चा पूछता है, पिताजी वो बगल वाले को तो वजीफा मिलता है, अकबर और एंथोनी को तो वजीफा मिलता है, हमें नहीं मिलता। पिताजी स्कूल जाते हैं, टीचर से बोलते भाई अमर को वजीफा क्यों नहीं दे रहे हो, अकबर एंथोनी को क्यों दे रहे हो? तो टीचर कहता है कि भाई वो तो माइनॉरिटी है, इसलिए उसको वजीफा मिल रहा है। गरीब आदमी के लिए 1,000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे लिए बहुत छोटी चीज है। वो कहता है हमारे बच्चों को कैसे मिलेगा? तो वो कहता है काम करो, कन्वर्ट हो जाओ। अब उसके सामने दुविधा, 1,000 रुपए भी चाहिए, कन्वर्ट भी नहीं होना है। कन्वर्ट हो जाऊंगा तो फिर अमर का नाम अकबर रखना पड़ेगा, अमर का खतना भी कराना पड़ेगा, क्या करे? एक काम करो, अमर का नाम एंथोनी कर देते हैं। नहीं, अमर का नाम अमर ही रखते हैं, केवल रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख देते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन इस तरीके से हो रहा है। अमीर हिंदुओं के जीएसटी से, इनकम टैक्स से, टीडीएस से, वैट से जो टैक्स आ रहा है, उस टैक्स के जरिए माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, उस माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री से वजीफा जा रहा है, और उस वजीफा से गरीब हिंदुओं को अट्रैक्ट करके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। अब यह बात मैं कितने लोगों को बताऊंगा? यह बात तो तभी पूरे देश में फैलेगी जब आप सब लोग अपने अपने फेसबुक पे, अपने अपने ग्रुप में लिखना शुरू करें। और स्पेशली मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इतनी टेक्निकल चीजें आम आदमी नहीं समझ पाएगा। 2 कैटेगरी होती है जिन्होंने पूरा फ्रीडम मूवमेंट चलाया था, 2 लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट चलाया था पूरा, एक अध्यापक, एक अधिवक्ता। आप पूरा फ्रीडम मूवमेंट उठा के देख लीजिए, जितने बड़े फ्रीडम आपके फाइटर है, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जितने भी हैं, वो या तो प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, टीचर थे, या तो एडवोकेट थे। कहीं न कहीं आजादी के बाद अधिवक्ता और अध्यापक ने अपना कार्य, शायद अपनी जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य उस तरीके से नहीं निभा रहे हैं जैसे पहले निभाते थे, और उसकी फिर से जरूरत है। ऐसे मेरी 200 पीआईएल चल रही है, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग विषयों पे। वक्फ के बारे में 4 साल पहले शायद किसी को ध्यान ही नहीं होगा वक्फ क्या चीज है, अब तो बड़ी चर्चा हो गई है। जब मैंने वक्फ वाली पीआईएल ड्राफ्ट किया था और मैंने कोर्ट में फाइल किया तो जज साहब चौंक गए, ऐसा कानून बन सकता? हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बोले ऐसी पावर? हमने कहा बिल्कुल ऐसी पावर, आप देख लो तो हो क्या रहा है। एक मेरी पीआईएल मैंने फाइल किया था एज ऑफ मैरिज पे। आज भी भारत में शादी की उम्र हिंदुओं की मिनिमम एज 18 साल है और मुस्लिम्स की मिनिमम एज 9 साल है। मेरी पीआईएल आप गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज अश्विनी उपाध्याय करके। उसके बाद केंद्र सरकार बिल लाई है, कानून बन रहा है उसके ऊपर। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 13 ये कहता है कि अब आजादी के पहले जितने भी नियम कानून थे जो इक्वलिटी के खिलाफ थे, आर्टिकल 14, 15 के खिलाफ थे, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ थे, ये सब खत्म हो जाने चाहिए। और क्या आना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, आर्टिकल 44 आना चाहिए। तो करना क्या था भाई? जैसे संसद शुरू हुई 1950 में, एक रिजोल्यूशन लाना था, एक लिस्ट बनानी थी, भाई ये विदेशी कुरीतियां हैं, ये विदेशी कुप्रथाएं हैं, ये आर्टिकल 13, 14 का वायलेशन, 14, 15 का वायलेशन कर रही हैं, ये इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, आज के बाद ये खत्म। उस समय अगर खत्म कर देते तो कोई विरोध करता क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आज खत्म करने में विरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कोई बीमारी, अगर कोई दवाई टाइम पे ना दिया जाए ना, तो बीमारी लाइलाज हो जाती है। आर्टिकल 370, एक आर्टिकल ने हमारे हजारों बहन बेटियों को विधवा बना दिया, एक आर्टिकल ने। और उस समय जब लागू किया गया
तो सोचा भी नहीं था या सोचा भी नहीं होगा कि ये आतंकवाद के लिए खाद पानी का काम करेगा। किया कि नहीं किया? ऐसे ही जो बहुत सारे घटिया कानून आज भी चल रहे हैं, वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। और आप सब लोग अधिवक्ता हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, फ्यूचर को आप समझिए। एक व्यक्ति 2000 रुपए में लेके अगर किसी घुसपैठिए का राशन कार्ड बना दे रहा है, आधार बना दे रहा है, और आप शांत हैं, तो मान लीजिए कि आपके बगल में एक आतंकवादी उसने खड़ा कर दिया। घुसपैठिए आ कैसे रहे? ऐसे तो आ रहे हैं। मेरी घुसपैठियों के ऊपर एक पीआईएल चल रही है, और मेरी पीआईएल है घुसपैठियों को निकालने की, और 16 और पिटीशन आई है घुसपैठियों को बसाने की। 17 पीआईएल चल रही है। घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर पे 2000 रुपए देके आते हैं, खुला रेट है वहां पे। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। ट्रायल करना हो तो मैं आज ओपनली कह रहा हूं, केवल आपसे नहीं, ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो अपने क्षेत्र में चले जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर वाले से ये कहिए कि भैया मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 2000 पकड़ मेरा आधार बना दे, बना देगा आपको। और जैसे एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर 2000 में राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट बन गया, फिर 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है नगर निगम से। 3 डॉक्यूमेंट बन गया, फिर 2000 रुपए में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है। जब 4 डॉक्यूमेंट बन गया, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। जब 5 डॉक्यूमेंट बन गया, वोटर आईडी में नाम जुड़ जाता है। तो एक घुसपैठिया 10 से 12,000 रुपए खर्च करता है, 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, उसके बाद जनधन खाता में बैंक खाता खोल लेता है, और सबसे पहला काम करता है 3 लाख रुपए मुफ्त में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लेता है। लागत कितनी आई? जोर से बोलिए जरा। 10 से 12,000। हर महीने 5-5 किलो पर हेड राशन। घुसपैठियों का परिवार हम दो हमारे दो वाला तो होता नहीं, कम से कम 10 से 15 होते हैं, तो बोरा भर भर के राशन ले रहे हर महीने। 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना। उनके पास जमीन तो है नहीं, वोटर आईडी में नाम है, तो किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपए वाली आ रही है वो भी ले रहे। मुद्रा लोन भी ले रहे ठेला लगाने के लिए, वो भी मुफ्त में। और पैसा किसका? जोर से बोलिए जरा। आपका। हमारे पैसे से घुसपैठिए यहां पे फल फूल रहे। और क्यों फल फूल रहे? क्योंकि न हम बोल रहे हैं, न हमारे प्रतिनिधि बोल रहे हैं। 5.5 करोड़ घुसपैठिए छोटी बात नहीं है। जब मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था, तब मैंने एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं। अब तो 2024 आ चुका, 7 साल बीत गए, अब तो 2000 पर कम से कम 50 लाख और बढ़ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और एक बात याद रखिएगा, आज हम जिन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं, अगर हम आज नहीं उसके बारे में सोचेंगे तो कल हमारे साथ जरूर होगा। माता गांधारी जहां से आई थी, उस जगह का नाम था गांधार। क्या गांधार के हिंदुओं ने सोचा था कि ये कुछ सालों के बाद अफगानिस्तान बन जाएगा? सोचा था क्या? और बना कि नहीं बना? जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको आज कहते हैं पाकिस्तान। कैकेयी हिंदुओं ने सोचा था क्या कि आज का कैकेयी कल का पाकिस्तान बन जाएगा? बना कि नहीं बना? मलद्वीप, मालदीव बना कि नहीं बना? कश्मीर, हिंदू खत्म हुए कि नहीं हुए? एक मेरी पीएल अलग से चल रही है माइनॉरिटीज के ऊपर, उसमें मैंने बताया है 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों में, जिले के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में, और तहसील के हिसाब से 6000 तहसीलों में, 1500 तहसीलों में। और डेमोग्राफी बदलना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि जनगणना तो 10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। आप अपने पुणे की 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट को एक बार लेके बैठ जाइए। मात्र 25 साल में आपको पता चलेगा आपके पुणे की डेमोग्राफी कितनी बदल चुकी है।
आप भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की, मैं लोकसभा इसलिए कह रहा हूं कभी रिसेंटली चुनाव हुआ है और वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। आप भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की 2024 की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट, दोनों में 25 साल का डिफरेंस है। इसमें आप लेके बैठिए और कम एक बार उसकी एनालिसिस कर लीजिए कि 1999 में आपके लोकसभा में कुल कितने वोटर थे, उसमें कितने परसेंट हिंदू थे, और 2024 में कुल कितने वोटर है, उसमें कितने परसेंट हिंदू है। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, पता चलेगा आपकी क्या सिचुएशन। महाराष्ट्र सबसे बड़े खतरे के ऊपर, जानते हैं महाराष्ट्र सबसे बड़े खतरे पे क्यों है? पहला, भारत की आर्थिक राजधानी है। दूसरा, बॉर्डर स्टेट है। तीसरा, कहीं ना कहीं आज भी ये दिमाग में कसक रही है कि छत्रपति शिवाजी नहीं महाराज नहीं आए होते तो हम तमिलनाडु और केरल भी अपने हाथ में ले चुके होते। वो जिहादी सोच आज भी अटकी हुई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें हमारा रास्ता रोका, नहीं तो जो हमारा रथ चला था वो सीधे क्रॉस होते हुए आंध्रा तेलंगाना और पहुंचते पहुंचते कर्नाटक केरल होते हुए थे क्रॉस कर जाते। छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वालों का रेशियो कम हो रहा है और अफजल के चाहने वालों का रेशियो बढ़ रहा है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरे का समाधान घुसपैठ रोकना, खतरे का समाधान धर्मांतरण रोकना, खतरे का समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून, खतरे का समाधान हमारे बच्चे कम से कम नशेड़ी न बने। पूरा जो पंजाब कन्वर्ट किया है क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ड्रग के बल पे कन्वर्ट किया है। पहले उन्होंने पंजाब में फ्री में ड्रग बांटी, एक बार जब यंग जनरेशन वहां की ड्रग एडिक्ट हो गई उसके बाद कन्वर्ट कर लिया। आज की डेट में 25% पंजाब कन्वर्ट हो चुका है। 25% अंदर अंदर यह हालत हो चुकी है और सेम सिचुएशन इधर भी चल रही है। महाराष्ट्र बहुत बड़े टारगेट पे है, मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र मुंबई के धारावी की डेमोग्राफी जस्ट एकदम टर्न अराउंड हो गई। 80 के दशक में धारावी में जो रेशियो था 80-20 का था। आज की डेट में धारावी का रेशियो, धारावी झुग्गी बस्ती है ना बहुत बड़ी, वहां का रेशियो जस्ट उल्टा हो गया, 20-80 हो गया है। 80 में 80-20 और 2024 में 20-80। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, तब वो गंधार हुआ करता था, कश्मीरी ब्राह्मण थे। आज उस अफगानिस्तान में जहां से माता गांधारी आई थी, जो दुर्योधन का ननिहाल था, और जहां 1805 में प्रधानमंत्री नंदराम टिक्कू थे, आज की डेट में न हिंदू बचा कोई, न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न अगड़ा बचा, न पिछड़ा बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न दलित बचा। अगर हम शांत होकर बैठे रहेंगे, हमारी तो निकल जाएगी, लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। बांग्लादेश में इस साल जुलाई में वहां के हिंदुओं ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था? नहीं। जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप जो नहीं सोच रहे हैं वो होगा, अगर अभी से सोचना नहीं शुरू करेंगे तो। सोचेंगे तो हो सकता है बच जाए, और नहीं सोचेंगे तो 100% होगा। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। क्या सोचा था वहां पे? जून जुलाई में सोचा उन लोगों ने कि बड़ी बड़ी हमारे पास कोठियां हैं, हवेलियां हैं, 4 बेडरूम का फ्लैट है, 5 बेडरूम का फ्लैट है, नीचे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, हम तो बड़े सुरक्षित हैं। कभी सोचा था छोड़ के भागना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, आडवाणी जी ने कभी सोचा होगा हमें भागना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा, भागे कि नहीं भागे? जेठमलानी जी भागे कि नहीं भागे? इंद्र कुमार गुजराल साहब भागे कि नहीं भागे? मनमोहन सिंह जी भागे कि नहीं भागे? पृथ्वीराज कपूर भागे कि नहीं भागे? राज कपूर भागे कि नहीं भागे? मिल्खा सिंह भागे कि नहीं भागे? गुलजार भागे कि नहीं भागे?
सुनील दत्त भागे कि नहीं भागे, यश चोपड़ा भागे कि नहीं भागे, प्रेम चोपड़ा भागे कि नहीं भागे? क्या आप चाहते हैं हमारे बच्चों को वैसे ही भागना पड़े क्या? जोर से बोलिए जरा। तो उठिए, जागिए, करिए। आज मैं इतना ही कह रहा हूं, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए अपने नाम के लोगों को। मैं बहुत इसके बारे में और ज्यादा मैं डिटेल नहीं करना चाहता, बस इतना समझ लीजिए कि अपने नाम के लोगों को जोड़िए, उससे हम जुड़ेंगे। अपने नाम के लोगों को जोड़ेंगे तो आप हर जाति के लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित भी आपके दोस्त हो जाएंगे, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख भी आपके दोस्त बन जाएंगे, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिलियन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, और धीरे धीरे हम एक होते जाएंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दूसरा, महीने में नियम बना लीजिए, एक बार तो हमें मिलना ही मिलना है सांसद से। और किस लिए मिलना है, क्या करने के लिए मिलना है? प्रॉब्लम का सलूशन बताने के लिए, क्योंकि उनको सारी प्रॉब्लम नहीं पता, उनको सारे सलूशन नहीं पता। वो सुबह से लेकर शाम तक बाकी इतने कामों में व्यस्त, सदस्यता अभियान में व्यस्त हैं, बाकी ऐसे कामों में व्यस्त रहते हैं कि उनको नहीं पता कि वास्तव में और क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सलूशन क्या है। तो सलूशन बताना एज ए बुद्धिजीवी हमारा काम है। अपने अपने सांसदों को, अपने अपने विधायकों को गाइड करने का काम किसका है? अधिवक्ता और अध्यापकों का है। अरे पहले भी जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके मंत्रिमंडल में उनके साथ में कौन रहता था? भगवान राम को कौन गाइड करता था? वशिष्ठ जी गाइड करते थे, विश्वामित्र जी गाइड करते थे। तो चलो उसको पहले ब्राह्मण कहते थे। आज के डेट में जो अधिवक्ता हैं और जो अध्यापक हैं, ब्राह्मणी तो हैं और हैं क्या? जितने सेना वाले हैं, पुलिस वाले, क्षत्रिय हो गए, अगर हम उसको कर्म के हिसाब से देखें। तो आज के जो अधिवक्ता हैं, अपने अध्यापक, इनको प्रत्येक माह मिलना चाहिए अपने सांसद विधायक से। उनको कुछ समाधान कंक्रीट स्टेप के साथ कुछ पन्ने पे लिख के मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए, साहब देखो ये सिचुएशन है, ये चल रहा है। और होगा क्या, क्योंकि अभी जो सांसद विधायक हैं वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी जय जयकार में व्यस्त है। वो जहां जा रहे हैं उनको जय जयकारी हो रही है, माला मिल लोग पहना देते हैं, मंच दे देते हैं, माइक दे देते हैं, तो माला मंच माइक, माला मंच माइक, माला मंच माइक पर यही काम चल रहा है, यही चल रहा है ना। वास्तव में करना क्या है वो कौन बताएगा? हम आप बताएंगे। और हम आप इसलिए बता सकते हैं, अध्यापक हैं तो भी पार्षद और सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते, और अधिवक्ता हैं तो लड़ तो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जिसको लड़ना हो ना बताए भाई, लेकिन सबको लड़ना तो नहीं है ना। तो कम से कम जिनको नहीं लड़ना है वो सच सच तो जाके बोल दे, साहब देखो ये सिचुएशन है। ऐसी भारत की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, और भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं ये दुबई में नहीं है, चीन में नहीं है, फ्रांस, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, रूस में नहीं है, अमेरिका में नहीं। इसका मतलब अगर समस्या नहीं है तो समस्या लाइलाज नहीं है, उसका इलाज बताने की जरूरत है। इलाज संसद विधानसभा से होगा, और संसद विधानसभा से इलाज हो, अच्छी तरीके हो, जल्दी हो, क्या हो, कैसे हो, इसका दो तरीका होता है, समाज का जागरण और राजनीतिक जागरण। समाज का जागरण करने के लिए 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, उस पर लिखते रहिए और मिल मिल के उनको बताते रहिए। मुझे लगता है अगर इतना हम काम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। आप लोग हमसे यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। व्यक्तिगत मुलाकात तो कभी कभी ऐसे हो जाया करेगी, बाकी ऐसे जुड़ के भी हम आप एक दूसरे का आदान प्रदान कर सकते हैं, आइडियाज दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।